everyone. Today is Myself, the first Prince and Ambrish. Ambrish. Today is our first day for exploring village Cebu. Search the for Cebu. historic village of Cebu. And we are at Tribhuvan's domestic airport waiting for our partner over here. One of our local person will help us to get Who will it out. support us in the Nepali language, which we have a barrier kind of thing. We hope we have found a town now. Let's go and explore and discover the same. Mm-hmm. We will keep you updated and posted on this. Thank you. Yeah. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अम्बरीश है और आज हिमालय की शिव बाबा की गुफा जो शिबू में स्थित थी, उसकी जो मेरी यात्रा थी, उस यात्रा के वर्णन के लिए मैं आज अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। इस यात्रा के दौरान आपको ढेर सारी बातें जानने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मंदिर है, शिव मंदिर। स्वामी जी ने भी अपनी पुस्तक के अंदर में शिव मंदिर का जिक्र किया था जो रास्ते में आ रही थी। और ऐसे अनेक शिव मंदिर हमें भी देखिए मिले ही थे रास्ते पर। और उन्हीं शिव मंदिरों को देख करके हमें हौसला मिलता गया कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा जब हुआ, जब हम भटक रहे थे, तब गुरु शक्तियों ने हमारा मार्गदर्शन किया। अभी आप जो जगह देख रहे हैं वो पहला माइलस्टोन है। वहाँ पर पहुँच करके हम जान जाते हैं कि हम सही जगह पे आ गए हैं। और ये इसके लिए जान जाते हैं क्योंकि इसका वर्णन जो है स्वामी जी के बताए वर्णन से मेल खा रहा था। ये जो यात्रा थी, ये हमने जब काठमांडू से शुरू की थी तो हम डूंचे की तरफ निकले थे। और निकलने के लिए जब हमने हमारे ड्राइवर से पूछा तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि हम दूसरे मार्ग से जाएंगे, वो बहुत ही तेज़ है। ये वाला मार्ग बहुत पुराना है और साथ में खतरों से भरा है और यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा भी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि हम उसी मार्ग से जाएं जिस मार्ग से स्वामी जी गए थे, ताकि हम स्वामी जी को और अच्छी तरीके से समझ पाए, उनकी यात्रा को समझ पाए। और आगे जाकर के क्या हुआ कि हमारा जो हाईवे था जहाँ से हम जाने वाले थे वो जाम हो गया। Hello, we are en route to Cebu. ये सीबू का वही रास्ता है जहाँ से स्वामी जी आए थे। हालांकि अभी यहाँ पर गांव बस अभी चुका बहुत है। ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अभी अच्छे अच्छे रास्ते दिख रहे हैं, बस की सुविधा बढ़ चुकी है। एक बात तो पक्की है कि चाहे उस टाइम पे आए हो या इस टाइम पे, रास्ते शायद वैसे ही होंगे। और कमर वैसी टूटी होगी जैसे हमारी टूटी है। ज़्यादा टूटी होगी। हम तो फिर भी गाड़ी में आए, वो बस में आए थे। ये है। और जब रास्ता ही जाम हो गया तो हम वापस उसी मार्ग पे आ गए जिस मार्ग की बात मैंने की थी, स्वामी जी के मार्ग की। और हमें गुरु शक्तियों ने अपने आप उसी रास्ते पे लेके आया। फिर रास्तों के अंदर में ढेर सारे जब शिव मंदिर देखे, ऐसे रास्ते देखे जो संकरे थे, मुश्किल थे। अभी तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। आप कल्पना कीजिए 35 साल पहले वो रास्ते कैसे हुआ करेंगे। स्वामी जी किस प्रकार से ऐसे खड्डे खुड्डे वाली रास्ते से गए होंगे। वो यात्रा बड़ी ही निराली थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस यात्रा की जो आध्यात्मिक शुरुआत थी, उसके लिए जो मेरी रुचि जागी, वो सबसे पहले कोठारा गांव के अंदर में जब मुझे 500 वर्ष पुराने एक जैन मुनि की आत्मा के दर्शन हुए थे ना, उस रात से मुझे आध्यात्मिक प्यास बढ़ गई। और मैं सोचने लगा कि बातें सुनी तो थी, लेकिन उसे अनुभव करना, उसे देखना। और जब मैं उस आत्मा को देख पा रहा था, तब मेरे साथ में जयेश जी थे जो हमारे मल्टीमीडिया को भी संभालते हैं, उन्होंने नहीं देखा। तो वो एक अनोखी घटना थी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। और भूत से तो डराया जाता ही है बच्चों को, तो मैं भी डर गया था। लेकिन
स्वामी जी ने जब सुबह आकर के सब कुछ क्लियर किया, फिर मैं बड़ा प्रसन्न हो गया कि इतने अच्छी आत्मा के मैंने दर्शन किए। उस वजह से मेरी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में एक उत्सुकता जागी, एक कौतूहल जागा। यहाँ पर रास्तों में जैसे जैसे हमको झरने मिलते गए, हम वहाँ पर ठहर करके अपने आप को बैलेंस करते गए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि हम बाहर से आए हैं और इस माहौल के अंदर में तुरंत से पहुँचना सही नहीं है। स्वामी जी जैसे अपनी यात्रा के अंदर में बीच बीच में रुक करके खुद को बैलेंस करते थे। गुरु के पास जाने से पहले हमने भी सोचा कि कुछ इसी तरीके से हम अपने आप को बैलेंस करने के लिए झरने के पास जाए। आपने मेरे पहले के गुरु पूर्णिमा के 2017 के जो एक्सपीरियंस थे शिबू के, वो तो आपने सुने ही होंगे उस झरने के बारे में। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा एक्सपीरियंस के बारे में नहीं, शिबू यात्रा को देख करके उसको अनुभव करने के बारे में है। इस यात्रा के दौरान हमने करीबन 25 से 30 लोगों को तो इंटरव्यू लिया था कि आप शिबू के विषय में क्या जानते हैं, और इतनी अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होता था। सबसे पहले कभी चाइनीज़ में से तमांग में से नेपाली में से हिंदी में, इस प्रकार से हमको समझ में आता था। तो ऐसी दिक्कतें हमें आई, लेकिन ये जो यात्रा थी वो इतनी बड़ी है जो 1.5 घंटे में बताई नहीं जा सकती। इसके लिए इसमें से जो हमारे ढेर सारे जो वार्तालाप है लोगों के साथ में, जिसके अंदर में उनकी बातें समझ में नहीं आती, वो हमने निकालने का प्रयत्न किया है और सिर्फ समझने वाली बातों को रखा है, ताकि आप समझ पाएं कि शिबू यात्रा कैसी रही होगी। क्योंकि ये यात्रा 3 दिन की थी, इसकी वजह से बहुत बड़ा वीडियो था तो उसे छोटा किया गया। दूसरा, ये जो फाइल्स थे वो सारे के सारे फाइल्स एक प्रकार से करप्ट हो गए थे। उसे रिकवर करने के बाद में मुझे 70 से 80% वीडियोस ही मिल पाए, बाकी के 20% वीडियोस चालू ही नहीं हो रहे हैं। तो उस वजह से भी क्यों ना हो, ये वीडियो छोटा अपने आप ही हो गया। तो ये अगर हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाते तो शायद 3 से 4 घंटों की डॉक्यूमेंट्री होती, और अभी भी बना सकते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा में समय अवधि हमें कम ही मिली है। और जब हम यहाँ पहुंचे डूंचे, तो सबसे पहले हमें एक बैंक मैनेजर मिले जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे। और वो जो डूंचे गांव था, वो गांव को डेवलप हुए ज़्यादा साल नहीं हुए थे। कहने का अर्थ है कि पहले तो वहाँ कोई बस्ती ही नहीं थी। और जब हमने जाना कि वो जगह पर नेटवर्क भी कम है और चाइना की बॉर्डर आती है, और साथ में हमको मिलिट्री से परमिशन भी लगती है वहाँ जाने के लिए, ऐसे में थोड़े से तो हम एक डिसीजन लेने की पोजीशन पे आ गए थे कि हमें क्या करना है। लेकिन फिर भी हमने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ते गए, ये सोच के कि गुरु शक्तियाँ देखेंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, हम क्यों सोचे कि क्या करना है। और हम लोग तलाश में निकल गए। हमारी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि हम पहुंच पाएंगे शिबू तक। बस जहाँ जहाँ जो हमें सामने से गाइडेंस मिलते गए, हम बस उसको ही पकड़ कर चलते गए। किसी भी प्रकार का कोई एक उद्देश्य थाम करके नहीं बैठे थे कि ये करके ही रहना है। तो इससे यह भी जानने को मिला कि गुरु शक्तियाँ जब अपने पास में आती हैं, हमसे जुड़ती हैं, तो वो हमें मार्गदर्शन देती है और हमें उस मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए। तो हम अपनी मंजिल तक, जहाँ हमारी नियति हमें लेके जाना चाहती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। इस यात्रा में उन बैंक मैनेजर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उनसे मिलवाने के लिए जयेश जी हैं जो नेपाल में रहते हैं, मनोज बोल के साले भाई हैं, और उनके ही वजह से हमको ये बैंक मैनेजर मिल पाए। और इन्होंने ही हमारी आगे की व्यवस्था भी की और हमें सावधान भी किया आने वाले सभी मुसीबतों के लिए।
उन्होंने हमको एक लोकल गाइड के लिए भी हेल्प करी। और ये जो देखो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता अभी त्रिशूली नदी आती है, वो इतनी छोटी हो जाती है नीचे देखने पर कि आपको दिखेगी भी नहीं। इतना भय लगता था शुरुआत में कि हम लोग नीचे ही नहीं देखते थे। और लेफ्ट साइड में रहने वाले तो हमेशा सतर्क ही रहते थे। राइट साइड में रहने वाले सोचते थे कि अरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड में तो पहाड़ है, तो उसका क्या डर। लेफ्ट साइड के अंदर में ही तो सारा का सारा संसार नीचे दिखता था। तो जब ऐसी शांत जगह आती थी जहाँ पे थोड़ा सा गिरने पे बच जाने के चांसेस होते थे, तो हम लोग सांस भरते थे, और बाकी समय पे हम सांस रोक के इंतज़ार करते थे कि कैसे ये शहर आएगा और कब हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। फिर हम आगे जा कर के डूंचे गांव से पहले यहाँ पर एक झील के पास रुके थे। यहाँ पे थोड़ा सा आनंद लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है वो हमें एक हिमालय की यात्रा का ढेर सारा अनुभव कराती है, कुछ यादें बनाती है। तो यात्रा की कोई जल्दी नहीं की, बस यात्रा को आनंद से एंजॉय किया। और इन जंगलों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे अरुणाचल प्रदेश की याद आती है, जहाँ पर हम रहते थे, जहाँ से स्वामी जी मिज़ोरम जाते थे और कहाँ कहाँ जाते थे। तो जाने से पहले मैं, अनुराग भैया और शाश्वती सब मिलकर के नाहरलगुन की जो नदी है, उस नदी के पास में जो सड़क जाती थी, वहाँ पर स्वामी जी निकलते थे, एक झोला लेकर के, साथ में एक लुंगी बांध करके, और वहाँ से वो हिमालय की यात्रा के लिए निकलते थे। और उस दिन से मेरी वो इंतज़ार बढ़ जाता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मैप के अंदर में देखने का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है। और हम फाइनली डूंचे गांव में पहुंचे। वहाँ पर ऑलमोस्ट चाइनीज़ करेंसी चल रही थी और लोग बातें भी कुछ ऐसी ही कर रहे थे। और फिर हमारे साथ में जो थे वो जो भाई थे, उन्होंने थोड़ी पूछ परख करना चालू किया कि शिव बाबा के बारे में वो क्या जानते हैं। तो शिव बाबा के बारे में उन्होंने बताया कि वो यहीं शेपरू गांव में रहते हैं। हम शेपरू गांव के जब पास पहुंचे तो उन्होंने ये सब बताया कि पहले शिव बाबा इधर ही रहते थे। और हमें फिर लगा कि इसका अर्थ है कि शायद स्वामी जी ने प्रोनाउंसिएशन में गलती की होगी, शेपरू की जगह शिबू बोल दिया होगा। हेलो, अम्बरीश यहाँ पर, और आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। और मैं और प्रिंस, जबकि हमको हमारे मैप्स के बारे में बताएंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक आए। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत से पहले, आज के दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत से पहले, हम आज की ब्रीफिंग देना चाहेंगे। आज दूसरा दिन है और इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, हमने एक खोज की थी जिसके अंदर में 3-4 शिबू ढूंढे थे हमने नेपाल के अंदर ही। अब इतने सारे शिबू के अंदर में अपना शिबू कौन सा है हमको कौन बता सकता था। दूसरा फैक्टर था कि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है नेपाली, और भारत में जो बोली जाती है हिंदी, उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जैसे कि हमने सुना होगा, स्वामी जी सोनाली से आए थे, बट यहाँ पर आकर के पता चला कि नेपाली लोग यहाँ पे सुनौली बोलते हैं, सुनौली। वैसे ही पुस्तक में
पोखरान लिखा है, लेकिन यहाँ पर आकर के सब नेपाली पोखरा बोलते हैं। वैसे ही पुस्तक में जो शिबू का वर्णन दिया हुआ है, हमारा शिबू, समर्पण परिवार का शिबू, वो शिबू को यहाँ पर सिम्बू बोलते हैं, सिम्बू शायद। तो पहले हम लोगों ने से ज्यादा प्रिंस ने यहाँ पर खोज की कि सिम्बू जैसी क्या चीज है करके। उसने अपने नेपाली दोस्त को फोन करके सिम्बू सिम्बू बात करी, कुछ पता नहीं चला, उसने उसे सिम्बू टाइप करके देखा। तो सिम्बू जो है वो जरा चाइना की बॉर्डर पर आता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चंस थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना के बॉर्डर्स पर सिम्बू की लोकेशन और हम लोग कैसे वहां पे पहुंचे। सबसे पहले शुरुआत हुई काठमांडू से हमने एक रूट लिया जो इस मैप में नहीं है। ये जो रूट है ये अभी नया रूट बनाया हुआ है जो हमको ढूंचे गांव लेके जाता है। हमने दूसरा रूट लिया जो इस मैप में नहीं दिखा है, जिस रूट से स्वामी जी आए थे। ढूंचे गांव में पहुंचने के लिए हमको करीब 12 घंटे लग गए। रोड इतना भयंकर है, जिस तरह से स्वामी जी ने वर्णन किया है कि वहाँ पे अगर आपके पास या जीप या कोई बस न हो तो आप नहीं पहुँच सकते। वहाँ पे हमको एक लोकल सपोर्ट था, जनता बैंक, जो वहाँ पे लोकल बैंक है, उसके मैनेजर को हमारा कांटेक्ट हुआ था। उसी मैनेजर के द्वारा हमको सिम्बू का कंफर्मेशन भी मिला था। दूसरा कंफर्मेशन जो हमारे पास था कि हमने जो सिम्बू गांव को नोट किया हुआ है, यहाँ पे हमने टैग किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। तो उस टैग करने के समय पे उसमें एक ओम जैसा आकार दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिवली लग रहा था कि ये ही होगा। अब ये शायद हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, विश्वास था या क्या मालूम क्या है, अंधविश्वास भी हो सकता है। हम इस हिसाब से यहाँ से निकल गए। और अभी जो हम रुके हुए हैं यहाँ पे शेरपे बिशु करके है, यहाँ पे जो वहाँ पे रुके हुए हैं। और यहाँ पे होटल की फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी ऐसा रहने की प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की जर्नी हम यहाँ से चालू करेंगे और गोलजुम और चिली में ये 2 गांव हम क्रॉस करेंगे। वो गांव क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा है, देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। मगर लोकल्स का कहना है कि सिम्बू के लिए रास्ता बन चुका है, जो हम थोड़ा बहुत देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद रास्ता है गाड़ियों का, ये देखिए। तो इस रास्ते से अभी हम सिम्बू पहुँचेंगे। अंदाज से 2 घंटे का रास्ता है। लोकल्स के हिसाब से यहाँ पे गुफा के बारे में भी जो वर्णन हमने स्वामी जी ने किया है, उसके बारे में भी हमको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिला है, मगर फाइनल कंफर्मेशन तो हमको सिम्बू जाने के बाद ही मिलेगा। और ये वो हिमालय है शायद जो सिम्बू से स्वामी जी को हिमालय पे लेके गया था गुफा के अंदर। तो अब आगे की रिपोर्ट हम आपको सिम्बू जाके देंगे। सीधा शेप्रू आने के लिए सीधा डीलक्स बस भी शेप्रू ये इससे आगे भी जाता होगा ना, आगे से आया होगा ना। वो गाड़ी है वो केरुंग मीन्स चाइना का बॉर्डर का नाका तक का गाड़ी है। ये तो रात को ही पहुंचेगा नहीं, ये तो रात को ही पहुंचेगा। नीचे का रास्ता जाएगा तो जल्दी। अच्छा, 2-3 बजे तक। हाँ, बहुत अच्छा है। हम वापसी के टाइम में वो रास्ता भी देख लेंगे जो गलची का रास्ता है। बाकी आप गलची उतर जाओ, वो रास्ता अच्छा है। कल हम जल्दी पहुंचे तो आते ऊपर खुला है ना, 2 घंटा अपना वहाँ गया, क्योंकि अभी रास्ता में गाड़ी था। हम जो रसुआ के बॉर्डर में आए ना, गलची से थोड़ा यूएन का बस का देखा था ना, वहां तक का रास्ता था। ये तो 40 साल में बन गया, मीन्स आज से 28 साल पहला ही ये ट्रैक खुला, मीन्स वो टाइम तो 35 साल का पहला गए। तो फिर ये उस टाइम पे नहीं था, नहीं था, ये रास्ता ही नहीं था, मीन्स वहाँ से यहाँ तक आने में 3 दिन तो लगेगा ही। लोकल गाइड। माथिबाट कहाँबाट जानु अब त कहाँ जाने के भने तपाईँको नि अब हमको गाइड मिल गया। तो फिर हमें शेप्रू के बारे में आगे जब जान करके ये पता चला कि शेप्रू के अंदर में शिव बाबा रहते तो थे, लेकिन जब शेप्रू के अंदर में बस्ती बढ़ गई तो फिर शिव बाबा ने शेप्रू त्याग करके वो शिबू चले गए, क्योंकि शिबू के अंदर में ज़्यादा बस्ती नहीं थी।
और फिर हम शिबू की ओर निकल पड़े। लेकिन शिबू का रास्ता हमें पता नहीं था। सिर्फ इतना पता चला था कि शिबू जो है वहाँ बसे हुए लोग 3 बार अर्थक्वेक आया था और उस 3 बार के अर्थक्वेक के बाद उनको कहीं और सेटल कर दिया गया। बहुत हाइट के ऊपर में चढ़ाई करना पड़ेगा ये रास्ता भी। अभी हमको चलने को भी बहुत हिला रहा है गाड़ी में। हम अभी हमको जाके एक ब्रेक कर और हम लोग फिर उसी सेटलमेंट एरिया में पहुंचे जहां पर उन्हें रखा गया था सब शिबू के गांव वालों को। लेकिन वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी शिव बाबा के विषय में ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत छोटे थे और जब आए थे तब भी बहुत छोटे थे और फिर बड़े हो गए। और उन्होंने इतना तो बताया कि शिबू गांव किस तरफ है और वहाँ पर उनके वृद्ध जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो उधर ही रहते हैं। उन्होंने गांव का त्याग नहीं किया। इस पूरी शिबू यात्रा के अंदर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे विचार कम होते गए। जो डर लगता था वो भी डरना ही भूल गए। हमें जो भूख लगती थी वो भी भूल गए। वॉशरूम जाना होता था वो भी भूल गए। लेकिन एक अजीब घटना होती थी वहाँ पर। वो थी कि वहाँ का मौसम अजीब था। ठंड तो रहती थी लेकिन उस ठंड के अंदर में भी पसीना आता था। और उसी वजह से देखो हवा में क्या मॉइस्चर था क्या था पता नहीं, लेकिन मेरा इतना अच्छा ब्राउन कलर का जैकेट था वो काला हो गया था उस मॉइस्चर की वजह से। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये काला जैकेट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन जैकेट तो जो मैंने पहना था वो अच्छा ब्राउन कलर का था। मेरी बहन ने मुझे दिया था। और अब इस मोड़ पर हम लोग बहुत पास आ गए हैं हमारे जो शिबू गांव है उसके। हम क्योंकि मैं पास इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन मिल गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तक मैं जितने भी यात्रा करी उस यात्रा तक मैं गिनते रहा कितने पहाड़ गए, 40 एक पहाड़ गए होंगे। लेकिन ये जो यात्रा थी अब इस समय से मैं भूल गया था कि और कितने पहाड़ गए। तो करीबन 350 किलोमीटर की यात्रा रही होगी ये पूरा का पूरे शिबू गांव तक की। लेकिन इस पूरे 350 किलोमीटर की यात्रा के अंदर में थकान नहीं लगी। ये सबसे अच्छी अनुभूति बताऊं तो, क्योंकि हम सोते भी कम थे और ट्रैवल ज़्यादा करते थे, पूछताछ ज़्यादा करते थे, इतने सारे लोगों को सुनना होता था। तो शुरुआत में तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आखिर में तो जैसे हमें लगने लगा कि हमें भी तमांग की भाषा आती है, हमें भी नेपाली आती है, हमें भी चाइनीज़ भाषा भी आती है। वहाँ रह करके जैसे हम उनके साथ में एक हो चुके थे। और यह यात्रा का मुख्य जो अनुभव है वो यही है कि कैसे आप प्रकृति के बीच में जब रहते हो तो आपके अंदर की विशालता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके अंदर किसी भाषा का और किसी भी प्रकार का तनाव या किसी प्रकार का बंधन आपको सीमा में नहीं बांध पाता। हम ये देखो यहाँ पे सेटलमेंट एरिया में आ गए जहाँ पर शिबू के सब
बच्चे और मिडिल एज्ड लोग रहते थे। शायद यस क्लास 1 लिखा है। चल चल अपने बच्चों को यहाँ पे भेजेंगे। और हमारा जो शिबू तक का जो रास्ता है वो जैसे जैसे जा रहा है, मैं आपको इसके अलावा के जो अनुभव थे वो भी शेयर करना चाहूँगा। ये जो जैन मुनि वर्ष था ना, उसके शुरुआती कुछ महीनों में ही मुझे, जब सौराष्ट्र आश्रम में था, तब सुबह 4 बजे मुझे ऐसा दृश्य दिखा जिस दृश्य के अंदर में मैं पालीताना के अंदर में था। पालीताना के अंदर किसी पहाड़ पर मुझे कोई गुरु यहाँ पे भी कुछ हाइड्रो उपदेश दे रहे थे प्रोजेक्ट है। और बन रहा है नया वाला। वो इतने अच्छे थे, ऐसा लगा कि वो व्याख्यान सुनते रहे। और उस व्याख्यान को सुन करके ऐसा लगा, अगर ये ज्ञान, अगर ये बात दुनिया तक पहुंच जाए तो दुनिया में कितनी शांति आ जाएगी, कितना सुकून लगेगा। क्योंकि हर कोई जान जाएगा कि सुखपूर्वक जीवन कैसे जीते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन कैसे जीते हैं। लेकिन वो बात मैं पूरी समझ पाता उससे पहले वे गुरु बोल पड़े कि तुम जब जागोगे तब सब याद नहीं रहेगा, लेकिन एक दिन तुम सब जान जाओगे। ये बात जैसे ही मैंने सुनी और तो फिर मैं स्वप्न से जागा। स्वप्न से जाग करके डायरी में लिखने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। और मैं तब से इतने साल सोचता रहा कि वो क्या कहना आएंगे चाहता ही यार इतने ज्यादा। था। वो कैसी बात थी जो मैं समझ जाऊंगा और फिर मैं बता पाऊंगा। और वो अभी भी नहीं ये पता। अच्छा लगा। लेकिन गेट बनाया एक बात ज़रूर पता है जो मुझे 2020 के इस अनुष्ठान में अनुभव हुई। हम लोग बाहर समुद्र के तट पर कुछ पता नहीं। ये जो बोलते हैं ना, आग लगा कर, और उसको धुनी बोलते हैं गुजराती में, तो धुनी सजा कर बैठे। उसके पास में सब लोग बैठ गए थे और वो मुझे पूछ रहे थे अपनी अनुभूति के बारे में। उनमें से एक साधक ने कोठारा गांव में जो जैन मुनि जी के दर्शन हुए थे, तो उसके स्वरूप के बारे में, उनके रूप के बारे में जानने की इच्छा रखी। तो जैसे जैसे मैं उनका वर्णन कर रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी ने मुझे सवाल नहीं पूछा था कि वो कैसे दिखते हैं, पूर्ण प्रकार से नहीं पूछा था, तो फिर मैंने कभी इस बारे में पूरा बताया ही नहीं जो मैंने देखा। तो जैसे जैसे मैं वर्णन करता गया, वैसे वैसे मैं बहुत भीतर 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 जाता गया। और भीतर जाने के बाद में एक क्षण ऐसा आया जैसे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन मुझे यह समझ में आया कि जो मेरे स्वप्न में आए थे, जिनके दर्शन मेरे स्वप्न में हुए थे, तो खाना खा लेते थे। वो वही जैन मुनि थे जिनको मैंने बचपन में कोठारा गांव में देखा था। जिसके बाद में मेरा कौतूहल आध्यात्म को लेके बढ़ गया था, ध्यान को लेके बढ़ गया था। तब तक तो मेरे लिए ध्यान मतलब प्रकृति से जुड़ना ही था, क्योंकि बचपन से प्रकृति से ही जुड़ करके ध्यान किया था। अभी हम यहाँ आके यहाँ के वयोवृद्ध जो वृद्ध लोग हैं उनसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। वे उनसे मिलके वो
गुफा के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको जानकारी मिल सकता है। पहले वहाँ पे जाके अपन शिव मंदिर ढूंढेंगे, शिव मंदिर में ही अपना जाके पूरा अपना लेके पुजारी भी ढूंढना है वहाँ का शिव मंदिर का। वो पुजारी से हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है उनके बारे में। अभी हम उधर चलेंगे। मतलब हमारा गाँव तो आ गया। आ गया हमारा जो मकसद था, टारगेट था यहाँ तक आने का, वो हमको सक्सेस मिला। अब आपको एक बात बताता हूँ। जब यह बात बता रहा था मैं, और मुझे इसका जैसे ही ज्ञान हुआ, तुरंत से मैं भागा समुद्र की तरफ, और समुद्र के दूर जाकर तट पे बैठ गया। और वो जो अनुभूति थी उसको महसूस कर रहा था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थी जो कि मैंने कभी अनुभव की ही नहीं थी। ऐसे लगा जैसे कि मेरे पूरे शरीर से एक प्रवाह बह रहा है, और छतरी की तरह, एक फव्वारे की तरह मेरे सिर से फूट करके बाहर गिर रहा है। और या तो कुछ मेरे भीतर आ रहा है, नाश्ता नहीं मिल रहा है और कुछ न कुछ महसूस हो रहा था जो कि मेरे अंदर में कुछ टपक रहा हो, कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये जो अनुभूति थी, उसके बाद में एक चीज का ज्ञान हुआ कि गुरु तो होते ही हैं विशेष। उनका ज्ञान को हम जरूर विशेष मानते हैं, लेकिन जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो भी बहुत विशेष होता है। ज्ञान को जानने के लिए उसको जो बोल रहा है उसको जानना अधिक आवश्यक है। और इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं कि अगर हम गुरु को ही जान जाएंगे तो गुरु के भीतर जो ज्ञान है वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी जिसके अंदर में गांव वाले अधिकतर जो थे वो चौंक गए थे। जो चित्र था हिमालय के समर्पण योग में शिव बाबा का, उसको देख करके अंदर अंदर में उनकी कुछ बातचीत थी जिसमें समझ में आ रहा था कि एक तरीके से वो चाहते भी नहीं थे कि बाहर के लोग उस दैविक गुफा तक पहुंचे, और दूसरी तरफ ये पुस्तक और ये पिक्चर देख करके वो ये भी मान रहे थे कि ये जो लोग आए हैं बाहर से वो भले ही हैं, कोई बुरा नहीं चाहते इस गांव का और या उस दैविक गुफा का। उनके लिए वो दैविक गुफा थी जहाँ जाकर के सब कुछ मिल जाता है। उधर तो नहीं देखा, इधर तो एक बार तो देखा बोला, क्योंकि वहाँ वो बच्चा लोग था, वो लोग पूरा जंगल में था, वो लोग तो भाग गया बोला। डर के मारे उनसे नीचे वाले कोई बता पाएंगे, तो एक वो बुजुर्ग है, वो दोनों में से कोई एक बता पाएंगे। वही तो सिंबल तो रखा हुआ है स्वामी जी ने। इतना आसानी से तो नहीं मिलना है, मेहनत तो करनी है। मेहनत का फल अच्छा भी है। इतना दूर से आएगा तो कुछ तो हर से मिल गया था उसका औषधि। ये ऐसा गुफा है, ऐसा थेटी भी क्लास सुरो गुफा बंबदन थेटी भी उवा देबे कुरा उवा दे मोरे रुवा नहीं सुरा के चिमरांग देख देख यहाँ से ये ओली मो कहाँ था बाबू त्यो? सिम्बू का ऊपर है ये। यहाँ से जाने को आधा दिन लगता है बोलते हैं। कति टाइम लाग्छ यहाँबाट आधा जान? दिन तो नहीं लगे। तभी कति समय लाग्छ 40 बाबू? साल पहले 20 मिनट 1 घण्टा त बिस्तारै हिँड्ने बानी लाग्छ। यही गुफा ऐसा ही है। तर अहिले यस्तो छैन, अलि त्यो जङ्गल छ अहिले। मेरो जस्तो सफा छैन। पेला सफा था, अभी जंगल है। सही ऐसा ही था ना ये पूरा। भनेपछि शिवु गाउँबाट आधा घण्टामा पुगिन्छ। आधा घन्टा लाग्दैन, अलि बिस्तारै हिँड्नु भने आधा जो लड़की है ना, लड़की भी जाना नहीं है बोला। लड़की भी नहीं जा सकती। औरत नहीं जा सकता है। जो भी है ना, जो साथी करेगा ना, जो वो आदमी भी जाने नहीं मिलेगा बोला ना। क्या? जो लड़की तो शादी करेगा ना, ऐसे आदमी लोग जाने नहीं मिलेगा। अच्छा, जिसकी शादी हो चुका है वो नहीं जा सकता। मैं कुआरा हूँ तो मैं जा सकता हूँ, ऐसा? मैं भी नहीं जा सकता क्या? लड़की लड़की नहीं आ सकती।
कुंवारी लड़की जा सकती है? कोई भी इधर कोई लड़की लोग भी जाने नहीं मिलेगा बोला। मीन्स उनको हम जा मेंस्ट्रुएशन सकते का हैं। हम जा सकता है मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है उनको। इसके लिए वहाँ पे नहीं जाना है उस गुफा में। उधर जाकर मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, उन लोग से थोड़ा ये यहीं पे बात करो ना। उन लोग से हमको भी समझ में आएगा ना, हाँ थोड़ा बहुत तो भाषा समझ में आएगी, फीलिंग समझ में आएगी। म केही कुरा गर्छु भनेपछि त्यहाँ हजुरहरू कोही जहाँ गएर छुनुभयो भने हावा एकदम घरै उडाउने हावा आउँछ। कोही गएर त्यस्तो गरेको थियो पहिला? गरेको ऊ त्यो हाम्रो साथी एउटी थियो, बच्चालाई त्यो पानी लिएर खुवाउँछु भने पानी लिनु आएछ नि, अनि त्यही दिनमा कस्तो हावा आएको, माटो नै उड्नेसम्म आउँछ हावा भने। त्यहीँबाटै वहाँ से कोई पानी लेने गया था, यसरी नै आउँछ त्यो हावा। पानी लेने के समय पे बहुत सारी हवा आई और एकदम तूफान जैसा हो गया। सिर्फ पानी लेने के लिए गया था, पानी की जरूरत नहीं थी, तो घर उड़ाने का टाइप का हवा है। पानी लेने के लिए गए थे ना। नराम्रो भन्नाले पनि त्यहाँ शक्ति छ। तपाईँलाई मैले के जानकारी गराउँछु भने कुनै बाबाले 40 वर्ष तपस्या गर्नुभयो, उहाँसँग एकदमै विश्व ब्रह्माण्डको जुन भगवानको हो नि, हाम्रो उहाँ भगवान मान्छ, उहाँले भगवान हो उहाँ साक्षात। उहाँको माध्यमबाट अहिले 35 लाख भन्दा बढी जनाले चाहिँ ध्यान गरिरहेको छ। एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँ, एकदमै। उहाँको अहिले लगभग पृथ्वीको धेरै शक्तिशाली गुरु मध्ये उहाँ एकदमै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ थोरै जुठो यताउति केही पर्यो भने पनि त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा तपाईँहरूले एकदम ठिक हो। किनभने हावा आउँछ अनि हावा आएपछि घरै उड्छ अनि हाम्रो कसै भयो अनि त्यही कारणले त्यो मान्छे नगर्दा एकदम ठिक हो। अनि त्यहाँ समितिहरू त छैन अहिले? समितिहरू छ, समितिको अनि त्यो समितिहरूले छेक्छ अनि समितिहरू कुरम नटेर्यो भने गाउँको आवाले गर्छ अनि जान दिनुहुँदैन, त्यसको गरिमा बनाइराख्नुपर्छ। ठाउँ चाहिँ त्यो पूजा गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरू त्यहाँ बस्नु मिल्दैन रे? हामी त अब गुरुको इच्छा भयो भने मात्रै हो। अन्त हामी बसे पनि तपाईँहरूले सफा गर्नुभयो भने केही हुँदैन, फोड गर्यो भने सफा करके बैठना है तो बहुत उधर थोड़ा भी गंदा कुछ करना नहीं चाहिए। हम उल्टा साफ सफाई करने जा रहे थे। हम उसको पूरा सफा करके, हमारा पास गुरु का फोटा है, दिया है, दिया जला के गुरु का फोटो वहाँ रखेंगे, गुरु का चरण भी लेके आया है, वो रख के सब साफ सफाई करके उसको फिर एक बार पेला का जैसे स्थिति बना के सफा सुगर करके हम वापस साफ सफाई करेंगे। ओके। अभी ये गुफा है पर ये गांव के ऊपर, उसका नीचे है। वहाँ इतना सेंसिटिव है, कोई जूठा करके कोई फोर करके वहाँ जाएगा तो पूरा बारिश आएगा, हवा इतना जोर से उधर से आएगा, गांव को पूरा हिला देगा। अभी भी यहाँ पर अपन खड़े हैं तो बारिश जैसा माहौल हो गया, बारिश जैसा वातावरण चेंज हो गया। धूप था अभी थोड़ी देर पहले, बहुत इधर क्लियर था। अभी भी बारिश आने के सोच रहा है। अभी यहाँ से क्या है, इन लोग का हिसाब से बोल रहा है तो वहाँ का पानी खाने से उन लोग का बिरामी अच्छा होगा, बीमारी अच्छा होगा। इसलिए पानी लेने के लिए कोई एक औरत वहाँ गया तो 3 साल पहले बहुत यहाँ गांव में बहुत तूफान आ गया, बारिश आ गया। इसलिए उन लोग बहुत डरता है वहाँ से जाने में। उन लोग का वहाँ बनाने में बहुत गरिमा बनाने का उन लोग का भी बहुत दिल है। वहाँ औरतों अलाउड नहीं है वहाँ जाने के लिए, बस जेंट्स लेग भी लोग जा सकता है। अब हम 80 साल पुराना एक यहाँ का लोकल शिबू गांव का लोकल आदमी से मिलेंगे, बाद में हम शिबू गांव जाके गुफा की तैयारी करेंगे। दूसरा मेरे को ये बताओ कि वहाँ पे शिबू के जो अपनी गुफा है वहाँ पे जाकर के साफ सफाई करनी है तो क्या करना है? अपने को कोई यहाँ पे से मदद के लिए आदमी लेना पड़ेगा, क्या लगता है? ऊपर पानी ज्यादा है तो फिर भी हम लोग ही ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं मतलब कुल्हाड़ी चाहिए रहेगा ना अभी हम ऐसा कुछ हमारा हम कुछ इच्छा नहीं करेंगे। पूरा स्वामी जी वहाँ पे जाकर के जैसा लगता है वैसा स्वामी जी को समर्पित कर देंगे। लेकिन उनको बुलाना है यहाँ गाँव से, आप बुलाइए, हम बस हम निमित्त है यहाँ से। जो इनको एक बार ऐसे बोल दो, अगर किसी को आने की इच्छा है आ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, क्या होता है जिन जिनको स्वामी जी बुलाने के दिल कर रहा है, स्वामी जी बुलाए।
हम भी इसी को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि चलो हमारे पास। स्वामी जी की इच्छा है, अभी हम पूरा सिलेंडर स्वामी जी के समर्पण में है, हम ऐसा भाव लेके हम आगे चलते हैं। चलो जी। और इसका पूरा गरिमा बनाने के लिए ये जो पहाड़ थे, इन पहाड़ों को देख करके मुझे मेरा बचपन याद आया। आप निश्चित रहिए इसका हम गरिमा। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ थे, नदियाँ थी, और वहाँ के जो पेड़ पौधे थे वो यहाँ के पेड़ पौधों से काफ़ी मेल खाते हैं। और उसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है वो ये है कि जब मैं नदी किनारे जा कर के दौड़ करके बैठता था ना स्कूल के अंदर में, और वो इसीलिए बैठता था क्योंकि जब भी पापा की याद आती थी तो फिर इसलिए आती थी क्योंकि मैं कई बार स्वामी जी जब सुबह सुबह गुरुमा के साथ में नाहर लगुन के किनारे एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी जो सबके लिए थी, ओपन ही थी, और वहाँ पर जाकर के बैठते थे और अपनी सारी की सारी जानकारी जो भी थी वो गुरुमा के साथ में बातें करते थे, और उसमें नदी का जिक्र बहुत बार होता था। तो मुझे लगता था कि स्वामी जी नदी के किनारे तो रहते ही होंगे, उसका वाइब्रेशन से हमको तो ये नदी भी शायद स्वामी जी को छूते हुए पहुंचती होगी, ये नदी भी स्वामी जी को जानती होगी, शायद किसी तरीके से जुड़ने का प्रयत्न करता था नदी के माध्यम से, और उसी वजह से एक महसूस होता था कि हम लोग प्रकृति के माध्यम से भी क्यों न हो एक दूसरे से जुड़ जरूर सकते हैं। आप देख रहे होंगे हम लोग अपने हाथों के अंदर में ठीक है जो तरंगे हो रही हैं उसे महसूस कर रहे हैं। आप खुद भी इस वीडियो को गौर से देखेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको भी एक गहन शांति का अनुभव। हम जितने बार भी देखते हैं हर बार इतना चैतन्य से भर जाते हैं। चल के ही जाना पड़ेगा ना वहाँ पे, तो चल के जाना है, पैदल जाना। अब जाएंगे गाड़ी जाएगा ही नहीं वहाँ पे। जल्दी अपन से पहला शिबू गांव भी जाएंगे, बाद में हम शिव गुफा जाएंगे, वहाँ पे जाना ही है। चीगू गाँव में जाने के बाद में फिर हम चलते हैं आगे। हाँ, तो वो जो क्या बोलते हैं प्रोसीजर बना हुआ है, प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसी में चलते हैं। अपन कोई प्रोटोकॉल चेंज नहीं करते हैं। हाँ सिंपुल जी बाबा लंबा, अच्छा फिर करूँगा। पहला सिंपू जाना है, उसके बाद में वो गुफा में जाना है। ये सिम्बू गाँव ये है ना नीचे। ये वाला पहला बस्ती बहुत था ना इधर, ये अभी बोला ना वो नीचे ये वाइट पत्थर है, वो ये वही सिम्बू गाँव का है। ये डैम बन रहा है ना, हाँ हाँ उसके कारण वहाँ के लोगों को हटा दिया गया है। अच्छा अच्छा। और ये ऊपर क्या है? ये डैम का ही पूरा काम है। हाँ 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 चलो। निर्विचार हो गया, मतलब एकदम ऐसे समझे कि हमने पा लिया, जहाँ हमको जाना था वो हमने अचीव कर लिया। वो लोग वो गुफा से डरते हैं क्या? हाँ। अच्छा, मतलब कुछ अशुभ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। बहुत डरते हैं। वही कोल भी ले ना, सही बात है। वो गुफा में जाने के पहाड़ी देवता कहते वो भी नहीं जाता है ना स्वामी जी। वो गुफा को कुछ नाम दिया है क्या? गुफा को कोई नाम नहीं दिया? गुफा को क्या नाम था? तो गुफा को के था गोबरा, गोबरा गुफा है, गोबरा। ओ खाए और ये मोबाइल पर उतरा वो लोग तो साथ में भी है ना, ऐसा है नाम हुआ। ये घर में है, मैं सुबह देखा था ना सब ऐसे वाला वो लोग को भी है, उसमें नाम पूरा है। गाड़ी बैठे आएंगे गाड़ी यो मत लग 10 मिनट अगर हाँ फिर रोकिए कैमरा। तो अपने लिए ये टूर बहुत डिफिकल्ट पड़ती है, कम से कम और 6-7 गुफा ढूंढनी पड़ती है। फिर भी वो शिव बाबा का फोटो है ना, इतना छोटे वाला, वो बच्चे में मिला था। हाँ। वो डर के मारे भाग गया था। हाँ। और जो दूसरी बात हुई ना, वो लड़की जो देख रही थी ना फोटो, जो भी जितने भी लोग थे, वो गुफा को जो मैंने जूम किया, वो देख के वो लोग के चेहरे एकदम हिल गए।
घबरा गए वो लोग। अरे ये वो गुफा, मतलब घबरा गए पूरी तरह से। इतनी सारी एकदम से भीड़ आ गई थी ना अपने। हाँ, वो गुफा देखने के बाद सब लोग जमा हो गए कि यही गुफा है, जिससे वो लोग डर रहे हैं। और अपन ने वो पेंटिंग ने जिसने बनाया उसके ऊपर भी है हाँ कि एग्जैक्टली वैसा ही बनाया जैसा स्वामी जी ने बताया। हाँ, मतलब वो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। क्योंकि अपने से वो फोटो नहीं है गुफा का, पेंटिंग है। पेंटिंग है, वो याद से बनाया हुआ है। और वो भी उन्होंने क्लियर किया ना कि पहले साफ था, हाँ, अभी वो अभी जैसा दिख रहा है, जंगल आ पहले गया। वैसा ही था, मतलब हाँ। जो अपने इमेज में दिखाया है। कहाँ गए? बस अभी थोड़ा जंगल आ गया ना वहाँ पे। कहाँ से आने का ऊपर? अभी हम जो 85 वर्ष का वयोवृद्ध है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। उनसे हम गुफा के बारे में और जानकारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे। ये है ना, ये बहुत जरूरी अच्छा वाला सर। इसका नाम क्या है? चिराइतो। चिराइतो है। कौन सी? ये थोड़ा ऐसे करो ना सर, बहुत वो आता है साफ है। तीखा है। खाते हैं इसको, लगाते हैं, क्या हाँ। करते हैं? खाता भी है ये। रात हमारा वो है ना, खून भी साफ करता है। अच्छा। जो है ना यहाँ पर एक दादा दादी थे, उनसे मिलने हम आए थे क्योंकि उन्होंने शिव बाबा के भी जो गुरु थे उनके दर्शन किए थे। वो जब जंगलों से गुजरते तो इतना प्रकाश होता था उनमें कि आसपास के जो भी लोग होते थे वो देख करके चकित हो जाते थे और थोड़े डर भी जाते थे कि ऐसा कैसा प्रकाश आ रहा है इतने अंधेरे जंगल में से। और वो प्रकाश कोई टॉर्च जैसा थोड़ी होता था, वो तो पूरा का पूरा जंगल ही प्रकाशित लगता था उन्हें। और ये जो बात दादाजी यहाँ पे बताने वाले हैं ना, ये सही बात है। क्योंकि ये सही बात है क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे इंटरव्यू किए इसी गांव के अंदर में, तो वे सभी भी यही बात बता रहे थे। और जो शेपरू में हमने जो बातें करी उसमें भी वो यही बातें बता रहे थे। तो जो बातें हमने सुनी वो मेल खा रही थी। तो आध्यात्म के जगत के अंदर में, संसार में भले ही बहुत कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हिमालय के अंदर में बहुत सारे गहन रहस्य छुपे हैं। और ये है वो दादाजी जो कि तवांग भाषा बोलते हैं, वो नेपाली नहीं बोलते, आउनु यता इनको बिठाओ ना यहाँ पे। हजुरलाई हामी भेट्न आएको। शायद टिबेटियन जैसी कोई भाषा है ये। अब गर्नुहोस् भयो ल टिप्नु दुई चारवटा खान्छ। मेरे उति जा हजुरको नाम के हो? मेरो नाम हजुर मेरो नाम गुरबचन हो। म रेकर्ड पनि गर्छु है। ये उनके टाइम की। यसको भोइस रेकर्ड कुन दो हो? दो हजुर कति वर्ष हुनुभयो? अस्सी वर्ष मेरी 80 40 120 लोका तेरे कोंग लोका दे दाजे न्यांगे 120 वर्ष। 120 साल के हैं ये। लिदे 80 और 40 80 85 85 वर्षको 85 वर्षको 85 साल के हैं। अच्छा। 85 सालका है। हामीले हजुरलाई केही कुरा सोध्न आएको। अहिले भन्दा सवाल कर रहे हो ना, तुरंत ही ट्रांसलेट करो तो इजी होएगा। हम आपसे कुछ पूछने को चाह रहे हैं। हामी हजुरलाई केही सोध्न चाहिरहेको छ। यहाँ हजुरलाई 40 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा केही जानकारी छ? एकजना बाबा आउनु भएको थियो नि यहाँ शिबु गाउँमा तपस्या गर्नु भएको थियो नि, हजुरलाई जानकारी छ त्यसको बारेमा? तंगबो अथवा मेमे तंगबो ओजो चिन्यांगे कुब्रारे दासेमे जो की छकपाई खाजिमी सिरिनो छामडेटी जिम सिरिनो शिजिम शिबलरो
अझै ओजी सेब अझै ओजी चेला माटे सिसो आमा जुमा भिडियो ही बनाई अझै तेरे चु कुब्रा रे तेरे यहाँ खेलमै तो कुरु सिरि सिबदेन अझै सिरि ताई ओजु कोम्पोराङ बताराङ को सोब्रो दा अझै ओदो बेला ओ छक्पा सिबिला मेमने मा जो चिमु वारे पाङ बेला निप्र खापला दे एक बार ओ दिखा दो ना सर ओ फोटो गाड़ी में एक इसमें भी है। इनके पास गाड़ी से लेके आना चाहिए था ना। हेर्नु त उहाँलाई देख्नु भएको थियो देख्नु भएको थियो उहाँ कति तपस्या गरेर बस्नुभयो कति वर्ष बस्नुभयो यो ठाउँमा सिरि लोका दे टेजिरो अनि छक्पा जा ओ छक्पा चौके छक्पा सिरि ब्राइटनेस बड़ा दाममा जो और हमको ट्रांसलेट करना साथ में इन लोकल तमांग तमांग तामाङ तमांग से हमको हिंदी में तो क्या बता रहे हैं इतना मालूम था ना ये बच्चा लोग था हम लोग भी बच्चा वो जो अभी बोला ना ऐसे बोला है लेकिन ये तो कहाँ 40 साल के कहाँ होंगे ना। बैठता है वो तो मालूम नहीं है आदमी तो देखा है क्योंकि वो लोग भी बच्चा लोग था इसलिए ऐसे हम भी डांट गया था उस गुफा के बारे में और क्या जानते हैं तो खूब रे ताता नेप्लो मुबसे रे ताता लाबा दाबा ये लोग लामा लोग है ना धामी झांगरी लोग भी बैठता है उसमें जो उसमें बैठेगा कभी भी फोड़ नहीं करना है उसमें दूषित नहीं करना है ना जो अभी बोला लड़के लोग भी जाना नहीं है उसमें काट माट नहीं करना है उसमें कुछ करना नहीं है सिर्फ उसमें कुछ करना है बोला अच्छा वहाँ अभी तक कोई गया है इतने सालों में पहले कोई गया था उसके बाद हजुरलाई म नेपालीमा सोध्छु है के अरे उहाँ जो बाबाजीको शरीर छुटेको कति भयो ते ओ छक्पा भन्नु कति वर्ष धेरै वर्ष भयो कति वर्ष जति लोखाल कि त राइम न वहाँ मैले भने मैं पूछा 20 वर्ष हो गया क्या है बोला उसे जाता है बोला अच्छा अभी उनकी समाधि वही है अँ उनके बॉडी जो है वो वही है कहाँ है दो बीच ओ, ओ त पुग्नु परेको अब। है पूछे ना 39 वर्ष भयो अरे 40 पुग्न 1 वर्ष कम छ अनि उहाँको शरीर छुट्नु बेलामा हजुर जानुभएको थिएन ओ चौके जगमा सिबै बेला रे yang sudah kale roll abrin ji wani ji anam go anam sada anam हो tangbo na मालूम नहीं है बोला वो जो शरीर बीत गया पहिला नहीं होला वो तो बच्चा लोग था हमको इतना मालूम नहीं है वो भी बच्चा ये तो अभी कितने साल पुराना होगा 40 35 साल 35 साल के पहले का था। ये जो शिव बाबा की खोज थी हमारी इस शिबू यात्रा के अंदर में जो मुख्य प्रश्न हमारे थे वो यही थे कि शिव बाबा की गुफा कहाँ है, उसका रास्ता कौन सा है, शिव बाबा की कोई समाधि भी है, वो पंडित और भोलू राम कहाँ है, और ऐसे अनेक सवाल इस यात्रा से जुड़े थे। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिल गए, लेकिन एक सवाल था एक बार जाते हैं उस गुफा में जो वहां जाकर पैदा हो गया। देखा जाए तो 2-3 सवाल तैयार हो गए थे, लेकिन एक ही मुख्य सवाल था जो मैं यात्रा के अंत में बताऊंगा। और यात्रा के अंत में ही शिबू पहुंचने तक का पूरा मार्ग गूगल मैप के जरिए आपको दिखाऊंगा। हालांकि अभी जो कंडीशंस हैं
शायद मित्रता इतनी नहीं रह गई है भारत की चाइना के साथ में कि ये यात्रा निकटतम भविष्य में हो पाए। लेकिन अगर भविष्य में ज़रूर होती है तो आप जानेंगे कि वहाँ का जो चैतन्य है वो आपके जीवन के अंदर में एक माइलस्टोन प्राप्त करने जैसा है। उसके बाद में मेरे जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आए। जो कार्य मुझसे कभी नहीं हो पाए वो सारे के सारे बिना मांगे बिना इच्छा से हो रहे हैं। जो मैंने इच्छा भी नहीं की उससे भी अधिक प्रेम, उससे ही अधिक खुशी मैं रोज महसूस करता हूँ। वहाँ से आने के बाद तो ऐसा हाल था जैसे कि मैं हर तरफ हिमालय ही देखता था। आकाश के अंदर में भी, बादलों के अंदर में भी, क्षितिज उसे देख करके भी हिमालय ही प्रतीत होता था कि कहीं दूर उत्तर में हिमालय को आप जान गए, वहाँ आप उसे अपना मान गए ना, उसके बाद में जैसे स्वामी जी कहते हैं सच में वन वे ट्रैफिक है। वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता, जैसे कि हम वहीं के होके रह जाएं, ऐसा लगता है। उस दिन मुझे यह समझ में आया कि सही मायने में एक गुरु जो होता है ना, वो नहीं होता जिसने संसार को त्यागा होता है। संसार को त्यागने वाले तो भगोड़े होते हैं। इसके लिए स्वामी जी कभी नहीं बोलते कि आप संसार त्याग दो, ब्रह्मचर्य अपना लो। स्वामी जी बस बोलते हैं ध्यान को अपनाओ। लेकिन असली जो गुरु होता है वो संसार को त्यागने के बजाय अपने हिमालय को त्यागता है, अपने स्वर्ग को त्याग करके संसार में आता है ताकि दूसरों को भी वो स्वर्ग प्राप्त हो सके, वो आनंद प्राप्त हो सके। इतना आनंद था, इतना आनंद था उस पूर्ण यात्रा में, जो आगे जाकर के एक नई घटना को जन्म देने वाला था। हम शिबू की गुफाओं को तो समझ गए थे कि शिबू की गुफाएं हैं कहाँ, लेकिन हम अभी प्रयत्न कर रहे थे कि गुफा शिव बाबा की ही है क्या। ये गुफा के पास में जो नीचे जो गांव था शिबू, वो वही शिबू गांव है जो शिबू गांव स्वामी जी ने कहा था, जहाँ पर एक शिव मंदिर होता था जिसके अंदर में पुजारी पूजा करते थे और उन्होंने स्वामी जी को रहने के लिए स्थान दिया था। तो उसे कंफर्म करने के लिए हम शिबू गांव के अंदर में पूछ परछ कर रहे थे। गुफा जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी था कि शिबू गांव यही है, उसे कंफर्म कर लेना, क्योंकि नेपाल के अंदर में इतने सारे शिबू नाम के गांव हैं, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि असली गांव कौन सा है। आप यह वीडियो देख करके जान जाएंगे कि शिबू गांव कौन सा है। और ये शिबू गांव उस समय से काफ़ी बदल चुका है। पहले यहाँ पर कोई हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं थे, अभी ये सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स आ गए चाइना की बदौलत। और ये एक और कारण है कि चाइना को हम नापसंद कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर लांछन आया है। लेकिन फिर भी शिबू गांव की जो पवित्रता थी लोगों के हृदय में, वो अभी भी वैसी ही बरकरार है। वहाँ जाकर के हमें एक और अनुभूति हुई, जैसे शक्तियाँ हमें
सही जगह पर भेज दी गई, हमें ऐसा लगता था कि कैसे हम उसी जगह पहुंचते हैं जहां से हमको आगे की यात्रा के बारे में पता चलता है। ये तो इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि हम उसी व्यक्ति के पास जाकर के पूछे जिसको पता है कि हमें कहाँ जाना है। हम तो इतने सारे लोगों को पूछते हैं और उसमें से कोई एक सही बोल सकता है, लेकिन पहले ही बारी में सही जगह पर निशान पड़ना ये गुरु कृपा होती है। ये है वो जो गांव शिबू का, जो जहाँ पे स्वामी जी आए थे, वो भी शायद इसी रास्ते से आए होंगे। यहाँ पर नाम के 3 या 4 ही परिवार हैं, ज़्यादा कोई रहते नहीं है। बस्ती शायद 5, 6 या 10 लोगों की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग ऊपर के गांव में चले जाते हैं तूफान आने पर, कुछ लोग वापस आ जाते हैं ऐसे। तो हम यहाँ से चढ़ते हुए सबसे पहले एक घर में गए जहाँ पर हमें 2 वृद्ध महिलाएं दिखी। हमने सोचा उनसे पूछताछ करते हैं कि स्वामी जी का जो शिबू गांव है, क्या वो यही गांव है? क्या शिव बाबा यहाँ रहते थे? क्या वो पंडित कहाँ है जहाँ पर जिनके घर पर स्वामी जी ठहरे थे? और उसी की तलाश करने के लिए हम गए थे। ये वो उनका घर है पंडित जी का, जहाँ पर हम अपने आप ही बिना किसी आइडिया के कि ये उन्हीं का घर है, हम उधर वापस पहुँच गए थे। तो थोड़ा सा फिर भी हम घूम रहे थे गांव को देखने के लिए कि ये गांव कैसा दिखता है। ये बिल्कुल मुझे हमारे आदिवासी जो गांव थे अरुणाचल प्रदेश में, उसकी याद दिलाता है। और आप इन सब की भाषा शायद एकदम से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको मैं वचन देता हूँ, अगर आप वहाँ जाकर के थोड़े दिन भी रह गए ना, आपको अपने आप ही वो भाषा समझ में आने लगेगी। आप सोचिए कि वहाँ के लोग तो हिंदी नहीं बोलते, तो भी हमारे साथ में रह कर के थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ की प्रकृति में वो शक्ति है। और ये जो जगह है जहाँ पे हम सबसे पहले दरवाज़ा खोल करके पूछने के लिए गए थे कि क्या हम प्रवेश कर सकते हैं, उसी घर के दरवाजे से हम जब आए वापस, तो हमें पता चला कि जो पंडित जी का घर था वो वही घर था। उनसे पूछ परख हमारे जो लोकल गाइड थे वो कर रहे थे, क्योंकि उनको ही वो भाषा आती थी। तो वो लोग अपने आपस में बात कर रहे थे और हमें तो कोई पता नहीं था कि वो पंडित जी का घर है। वो तो लोकल गाइड ने हमें बाद में बताया। शिबू दोनों हमारे लिए तो शिबू ही है। फिर हम वापस से यहाँ पर पहुंचे। जब मेरे कान पे पड़ा वो बात कि ये तो वही घर है जहाँ स्वामी जी आकर के रुके थे, और इनके विषय में ये जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उहाँहरूको तयारले पुरा थाहा छ अरे होइन। अब तयार त बित्नु भयो, अब भाइले यति थाहा छैन होला यहाँ मामाले। अनि त्यो गुरुजीको काठमाडौँ लिन जानुभयो कि यही गाउँमा देख्दा? सुन नाम छ चाहिँ छक्पा तारो पशुपति
저기 저 빠짐부린 양남산 미제기 머리 양부리 진입으로 방문 칼라 인지 방문 오줌 바다래. 오줌 바다래. 아바도 하나 다야. 딜리네 자네 가봐 यहीँबाट जानुभएको शिव 어 अनि आएर कुन घर बस्नु भएको उहाँकै घरमा बस्यो बसेको चाहिँ यहाँ स्वामीजीका पुराना फोटा है हाँ है नाक चाहिँ एकदम लामो सुनुवा सुन्नु है ये दो मिनट देना मेरे को शायद से मेरे पास में है और ये वो समय था जब इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि उन्हें स्वामी जी की कोई तस्वीर दिखा सके जिससे वो समझ पाए कि स्वामी जी वही थे जिनके बारे में वो बात कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि 35 साल पहले 40 साल पहले एक व्यक्ति आया तो था। बाटो आउँदाखेरि मात्रै भात खाएको वो जो शिव मंदिर था वो ये रास्ता बन गया ना ये प्रोजेक्टर के लिए, वो टाइम में भटका दिया, वो टाइम में वो था वो था कहाँ था वो? यहीं पे नजदीक अच्छा तोड़ दिया वो। वहाँ पुजारी पनि थियो सुन्नु त ए ओजो पुजलाबी ओजो 양게 오율 사람들이 पुजलाबी 미 खाले मुगो नि अब मान्ला भयो त ए उहाँकै बुवाहरूले गर्छ नि उहाँको बुवाहरूले पूजा गर्नुहुन्छ अरे। अरे आप उहाँका हिंदी में पिताजी बोलो। उहाँका पिताजी वो पुजारी पुजारी उहाँके नि पिताजी थे। बाबु न लब इनके पिताजी वो पुजारी थे बराबर है बुक में भी उच्च हाँ 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 अच्छा पुजारी का ही घर है ये हाँ। पुजारी के घर है ये। तो बता बुक में भी वैसे ही लिखा है कि बाजू में पुजारी के घर में हाँ, यस, यस, में भी वही लिखा है। दूसरे दिन सुबह गांव के लोग इसके रोज पहले नहाने इसके पहले जाते ये देखो हाँ, इसके पहले देखो वो तो लिखा है है ना उजमा देने पाऊँ बताइए 제지 땀 니 장소 봐. 순두르 개쁘대기 중비 쪼리소. उजमा देने वाले पाऊँ 오메 메리블레와. सदा जो हाजिम टिङ भाइले हाम्रो स्वामीजीलाई लिनुभएको बारेमा त ओ थाहा भएन रहेछ भनेपछि लिने जाने पुर्याउने त्यो चाहिँ थाहा भएन उहाँ चाहिँ आमा हुनुहुन्छ हैन उहाँ त्यो पुजारीको के अरे छोरी छोरी अँ, उहाँ विवाहित कि अविवाहित उहाँ विवाद हो नि के अनि उहाँको बुढा हुनुहुन्छ तेरे अझ अझ पाउँले शिव बाबा का फोटो दिखाने के लिए वो टैबलेट लाया टैबलेट असांग में आनी गाड़ी में भएको बोलो शिव बाबा का फोटो ए ना ना, ना देखा दिखा दिया दिखा दिया पंदा से तेरे अझ नाला से मुबारे से रेम्बो अझ फा 바보가. मुबो ए आना में 언제 너블 뭐. 70 मु ए फलना अझ जब सेचु मुसिमला न रोजे 아니 잘해 오바. के भयो उहाँको बुढा हुनुहुन्छ छ छ रे तर उहाँले जतिकै चाहिँ भन्न सक्दैन होला 옹이기 세제 멤버 돼서 세제 아니. उहाँले थाहा छैन रे। क्या बोल रहे हैं त्यो टाइममा त्यो शरीर छुट्ने बेलामा उहाँ माथि कोही गएको कोही मान्छे छ 너. त्यो 때문에 주 아니 세도지 뭐. तेरे आशायोङ चाहिँ अब चाहिँ 어. ओतिर नि चाहिए हुआ खने खने यादिदा अरे म क्या बोल रहे हैं है ना एक बुरा तरेसा मामू आदमी बोला। है उसको भी मालूम है बोला है ना अभी देखने गया नहीं है घर में नहीं है कचरी हाँ, वो शिव बाबा के कोई अवशेष है इनके पास कोई भी वस्तु है वो तो ता चकपा तेरे ओ ता चौकी चकपा से फोटो पूछने में क्या जाता है न्याङजारी चीज में थे जे तारो पाउले थे जे पल्ला यता उता ताए न पाब्ला मारे सिमला 아니. 따보 버델라. 어저 따올리오 디비딤. 어저 다 디미노 초라리 요즘 나브라비세. कुछ सामान नहीं है एक झोला है झोला के अंदर में क्या है एक वो है, 어디비딤 어디비. वो तो हर दिन वही उसमें ढल रहा था वो जहाँ जिधर जाएगा वही लेके जा रहा था ऐसा बोला। यालेन नाब्ला बर्तिलेन नाब्ला. कति वर्ष यहाँ तपस्या गर्नुभयो यहाँ सिरी कादेसम्म टिसिमला ए पर्सेम खै कदेको कदेको.
Parsati wei. Chứ bên không có được thêm em rỉ năng sực lúi nhưng bả. Tao के हम तो साल तो नहीं बेटा होगा इधर बोला हाँ। शरीर चाहिँ यही छुटेको हो शिवम से नहीं शिव से नहीं मालूम चक्का की बिहार जी शिवला जा पता रहा ये तो पता शिवलम दा शिवलो खांग जो खांग जी akram yang nam से मिशन काटी लाभ ले रहा Ngồi lớp bằng gì cái tim đại. के भयो ए वो तो मोड़ गया होगा और क्या जलाई दिया है कि पानी में डाल दिया है वो तो मालूम नहीं है बोला वो कैसे मरा कैसे बच गया अभी बोल रहा था वो मोहा है ना हाँ। वो मोहा दिया था उसे लाग गया पूरा बेहोश हो गया ऐसे छूने टाइम में भी पूरा डर रहा था बोला ऐसे तो नहीं क्या हुआ और मृत्यु के टाइम में कैसे हुआ पूछा था वो तो मृतक तो नहीं है क्योंकि वो खाता है ना पीता है ना वो तो पूरा लाग जाएगा ना दारू जैसे लाग जाएगा जो बीर में आता है ना पहाड़ में हनी 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 के कारण से उनका कुछ बीमार हो गया बोला कुछ ऐसा इनको लगता है हाँ इतना नहीं बराबर है ना, क्योंकि वो आध्यात्मिक चीज तो समझ नहीं पाएंगे कि आध्यात्मिक मौत हुई है वो। इनके हिसाब से कुछ हुआ तो ऐसे ही कुछ हुआ रहेगा। इनका ये लोग तो ऐसे ही कुछ हे शिशु हमारे वो बीतने के टाइम में यहाँ से कोई गांव के आदमी ऊपर बुलाया था तेरे छेपा शिव भी इस पॉइंट पे पहुंच करके अभी हम खाना शिशु में पता है बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे हमारे सभी सवालों के जवाब के। और बस पंडित जी का परिवार तो मिल गया था लेकिन पंडित जी नहीं रहे थे। और फिर तलाश थी भोलू राम जी की, जो भोलू जी थे जो लेके आए थे इनको स्वामी जी को शिबू गांव में। और उनके विषय में कोई जानकारी एकदम पुख्ता तो नहीं मिली, लेकिन एक गांव वाले थे जिन्होंने इसके बारे में बताया कि शिव बाबा के स्वर्गवास के बाद में जो भोलू थे वो जंगल में चले गए थे और उसके बाद में वापस कभी नहीं आए। तो शायद उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो इतनी जानकारी हमें मिली क्योंकि वो 35-40 साल पहले की बात है और ये घटना शिबू गांव के लिए तो 1 या 2 दिन की ही थी। उनके लिए ये घटना रोज रोज की होती तो कोई व्यक्ति उन्हें याद भी रहते, लेकिन ये घटना 1 या 2 दिन में ही घटित हुई थी। ऐसे में सारी बातें याद रख पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कोई बाहर से आता है तो वो घटना भी शिबू के गांव वालों के लिए बहुत बड़ी होती, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं होती कि वो सालों याद रख सके। इसके लिए कुछ कुछ लोगों को पूछ करके उन्हें अलग अलग प्रकार के सवाल पूछने के, थोड़ी उनकी भी बातें सुन करके उनके गांव में क्या क्या चीज़ें हुई थी इतिहास के अंदर में, वो सब जानने के बाद में हमको समझ में आया कि ये गांव वही था। भूल गए होंगे शिव बाबा भी यहीं आए थे। और उसके बाद में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसका वर्णन अपने को हिमालय के समर्पण योग में नहीं भी मिलेगा, क्योंकि वो घटनाएं स्वामी जी के जाने के बाद हुई। और उन्हीं घटनाओं में जो बड़े बड़े भूकंप आए थे इस जगह पर वो भी शामिल हैं। और वो सारी की सारी कहानी तो हमने इन्हीं इंटरव्यूज में ली है। 60 वर्षों को छोटो तो यार पूरे मिले ना, बात ही नहीं मिला। ये भी छोटा है वो भी छोटा है, तो अभी स्वामी जी का 28 साल हुआ, ये तो बात ही नहीं मिला ना। यहाँ दूसरा योगी साधन करता था क्या, चलेंगे तब पता चलेगा। हाँ क्या है ना, लगता है? क्योंकि जाके पता चलेगा। ऐसा अभी इन लोग का हिसाब से कुछ उसी नहीं मिला। अभी वो बोलता है 85 वर्ष का है, वो भी मैं बच्चा था बोलता है। बच्चा हाँ, फिर हमारा स्वामी जी का उम्र अभी ऐसा नहीं है, 64 एक्चुअली हो गया। कैसा है
मुझे ऐसा लगता है शिव बाबा को इन्होंने सब बचपन में ही देखा होगा, उसके बाद में इन्होंने देखा नहीं होगा, उसके बाद में वो वहीं तपस्या कर रहे होंगे मगर इनको ध्यान में नहीं होगा। ऐसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है। फिर भी उनका समाधि के टाइम में तो गांव लोग गया था, पूरा गांव लोग यहाँ अभी देखा हुआ है। अभी हो सकता है उस समय कुछ और भी चीजें गांव होंगी में जो कितने लोग हैं अभी और उस टाइम गांव पे में कति कितने? हुनुहुन्छ? ओन्जरमी में यो गारे दास सिर हुआ थोड़े ये इतना गांव नहीं है उस टाइम में तो बड़ा गांव था? थोड़ा था, 4-5 घरों वाला। 4-5 घर वाला गांव था? हाँ, अच्छा, इतना था इधर। 4-5 फैमिली ही रहती होंगी और क्या? हो सकता है ये लोग उस समय पे नहीं नहीं, रहे। अब हम लोग सीधा गुफा के अभी और ये पुजारी के बेटी है पक्का? पुजारी की फोटो वोटो होगी पुजारी का या फिर शिव बाबा का फोटो है, कोई भी फोटो हो उस टाइम का उनके पास के कुछ भी फोटो कुछ तो अवशेष होंगे। मांग के तो फोटो तो पूछ रहा हूँ, पिक्चर फोटो। हजुरसँग पुरानो कुनै फोटोहरू छ? छैन, फोटै खिच्दैन। हजुरको नागरिकता छ? हेरौँ न कति साल रहेछ। कोई भी फोटो हो गांव का तो भी चलेगा। उहाँको र तपाईँको हेरौँ न छ भने। अशा की नार दे आमगे नहीं आसन लोका दे दाजिम चाप दे कति वर्ष भयो थाहा हुन्छ। एक भी फोटो नहीं रखते ये लोग। हमारा अभी भी देखिए अनि इनके आशा उम्र को के लोका दे होंगे, दाजिम चाप तो इनको भी समझ में नहीं आएगा। हेनमा दे लम्बे जितरे वो जो नहीं समझ में आएगा। तेरे आशा से लोका ता आशा के चीप नमा चीप चाप अच्छा, इन्होंने स्वामी जी को आइडेंटिफाई तो किया है। इनको, हाँ। इन्होंने स्वामी जी को आइडेंटिफाई किया है। वो बताया तो बहुत पुराना पहिला पगडी वो भी बताया, वो 85 वर्ष का भी बोला, मैं बच्चा ही था। वो थोड़ा मेमोरी ऐसा होता मेरे को लगता है है ये एज लोग के का साथ। उम्र ज्यादा है, ये लोग बता नहीं पा रहे। हाँ, क्योंकि देखो जो बीच में पूछने वाला ही कोई नहीं था। 50-60 वाला वो इंसान ही बता सकता है। इनकी उम्र 50 देखो, के आसपास ही होगी। ये लोग स्वामी जी गिन जब रहे यहाँ पे आए थे, स्वामी जी जब यहाँ पे आए थे तो 28 साल के थे, 28 या 29 साल के। तो 15-16 साल का बच्चे को अक्ल रहती है याद रखने की। अपन 15 साल मतलब उस टाइम पर 15-16 तो अभी कितना होगा? क्योंकि कभी बैठता है कभी कहाँ जाता है वो मालूम है। अपने को फिर आता है बैठता है फिर कहाँ जाता है। उस टाइम में क्योंकि आपका वो ऐसा एजुकेशन मेमोरीज लो होता है ना। हाँ वही। वो टाइम में इतना बुद्धिवादी लोग नहीं था। नहीं था। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। अभी अपन लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, है ना? हाँ, ठीक है। बाद में वहाँ का फोटो निकाल के स्वामी जी को सेंड कर देंगे, बाद में वैसे में पता चलेगा। यहाँ पे कोई 50 साल का इंसान होगा ना, वो बता सकता है जिसकी उम्र नहीं। एज अच्छी हो। 50 वर्षको कोही हुनुहुन्छ? 40-50। और इनकी सारी बातें सुन करके ये और 50 साल इनको के? देख 50 से करके ऊपर है। 60 साल के, वापस 70 मुझे 70 याद आता 80। है कि कैसे मैंने और प्रिंस ने मिल करके इस शिबू यात्रा के लिए एक मन में कौतूहल जगाया था और इच्छा लेकर के निकले थे इस विषय में एक अनुभव लेने की। और कैसे धीरे धीरे तुलसी राम जी जो कि नेपाल के साधक हैं वो जुड़ते गए और साथ में फिर डूंचे गांव के जो हमारे ड्राइवर थे जिनको यहाँ तक का रास्ता सब कुछ पता था वो भी जुड़ गए। फिर धीरे धीरे करके लोकल गाइड मिले, जो लोकल गाइड भी जुड़ गए। और अब शिबू गांव के जो युवा थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए और उनमें से ही एक युवक हमें इस गांव पे जो शिव बाबा की गुफा थी वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में उनके अंदर में प्रश्न थे कि बाहर वालों को कैसे लेके जाएं, लेकिन जब हमने हमारी सारी अनुभूतियाँ, हमारी सारी बातें उनको कही, शिव बाबा की याद उन्हें वापस ताज़ा करी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद हुआ कि बाहर की दुनिया भी शिव बाबा के बारे में और शिबू के बारे में जानती है। इससे उनका आदर भाव इस गुफा के लिए और दुगना हो गया और प्रबल हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले शुरुआत में हम जो नीचे गुफा थी जो दिखाने के लिए लाए थे कि आप सिर्फ कौतूहलवश ही क्यों ना हो देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की जो गुफा है उसका पानी इकट्ठा होता है, तो यहाँ से वो प्रसाद भी लेते हैं। और वैसे वो पानी के बारे में ऐसी जानकारी है कि वो पानी पी करके वो जो एक स्त्री थी वो थोड़ी सी
पगला गई थी ऐसा उनका मानना था, लेकिन उस स्त्री ने संन्यास ले लिया था तो और वो जंगल चली गई। तो उनका मानना था कि कोई पानी पीता है तो अगर उसके अंदर में उसके लिए तैयारी नहीं है तो वो पगला सकता है। इसके लिए वो हमें बता रहे थे कि आप इसका पानी ग्रहण करने से पहले थोड़ा संभल जाए। अब आपको यहाँ के अंदर जो मैंने एक पौधा बताया था जो छू जाए तो दर्द करता था, ये पत्थर मैंने रख लिया था स्वामी जी के लिए ताकि उनको मैं शिबू गांव की याद दे सकूं। और मैं जो पौधे के बारे में बता रहा था वो पौधे का नाम है बिच्छू बूटी, जो मुझे बाद में पता चला। इस बिच्छू बूटी का उपयोग ये उत्तरांचल के अंदर में जो औरतें होती हैं वो अपने पति को सीधा करने के लिए भी करती हैं। वो ज़्यादा परेशान करने लगे तो बिच्छू बूटी से उन्हें थोड़ा सताया जाता है सभी औरतों द्वारा ताकि वो आदमी सीधा हो जाए। दूसरी बात है कि ये यात्रा के दौरान मार्ग बीच बीच में बहुत फिसलन भरा था, कैमरे भी हिल रहे थे, गिर भी जाते थे हाथ से, क्योंकि हाथ में कोई धागा नहीं बंधा था कैमरे से, हमारा मोबाइल पे ही शूटिंग चल रहा था। और ये नज़ारे तो मैं सिर्फ वापस से यादें ताज़े करने के लिए ले रहा था, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। पर जब पता चला कि ये तो हम सही शिबू में पहुँचे हैं तो इस बात की खुशी हुई कि इन सभी चीज़ों को मैंने संग्रह किया। शायद गुरु की इच्छा ही थी कि यह सारी की सारी जो यादें हैं, ये जो चैतन्य है वो सब तक पहुँचे। और ये थोड़ा रास्ता जो था उसके अंदर में सबसे ज़्यादा दिक्कत एक ही चीज़ में आती थी कि जो पत्थर होते थे उन पे पूर्ण प्रकार से भरोसा नहीं कर सकते, वो फिसल सकते थे। तो कैमरा कभी बंद करना पड़ता था और ऐसे ही चलना पड़ता था। तो ये यात्रा पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई पहाड़ पर चढ़ने की, लेकिन अभी यहाँ तक का रास्ता आपको मिल गया है और आप जब भी पहाड़ पर जाओगे तो आप आपके क्या दृढ़ विश्वास से और थोड़ी संभल करके आप पहुँच सकोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ पर हम जैसे जैसे चढ़ रहे थे तो मौसम बड़ा साफ था और इस बात की खुशी थी क्योंकि अगर बारिश आ जाती, ढेर सारी बारिश आ जाती तो हमें नीचे उतरना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये मिट्टी बड़ी चिकनी है, पत्थर बड़े चिकने हैं, फिसलने का पूरा खतरा रहता है। यहाँ पर देखो एक कुंड था जिसको इन वासियों ने सजाया था और ये वो पत्ते हैं जिन्हें छूना नहीं था हमें, फिर भी छुआ तो उसका जो रस है उसमें से एक न्यूरोटॉक्सिन निकलता है जो हमारे स्किन के ज़रिए हमारे ब्रेन को ऐसा संदेश देता है जैसे कि हमारी उंगली को काट दिया गया है। जहाँ पर भी ये रस होता है, लग जाता है शरीर पे, वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई तलवार चलाई गई हो। तो इसके लिए इस बिच्छू बूटी से बच करके रहना चाहिए। कहते हैं ना कि गुलाब का जो फूल होता है वो बड़ा नाजुक होता है और उसकी रक्षा के लिए तो कांटे ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार से शिबू की जो यात्रा है उसमें ढेर सारे कांटे हो सकते हैं हों, लेकिन जब गुरु शक्तियाँ साथ होती हैं ना तो इन कांटों का एहसास ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा का भी है। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा एक जगह जहाँ से प्रिंस एंटर कर रहे थे ना, तब गिर गए थे। नीचे जो खाई है वो अराउंड 400 फुट नीचे है। यहाँ पे आपको बीच बीच में से पहाड़ में से दिख रहे होंगे पेड़, लेकिन नीचे की खाई बहुत गहरी है। और नीचे जो पुल था, ये जो पहाड़ है उससे कनेक्ट करने वाला पुल, वो 3 बांसों से बनाया गया था, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। और इस बांस में से 3 बांस में से एक जो बांस था
वो रह गया, बाकी के दोनों बांस टूट गए। मेरे आने के बाद में जब प्रिंस भाई आ रहे थे पीछे से, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो प्रिंस भाई गायब और दोनों बांस भी गायब, और मुझे लगा वो खाई में गए होंगे। अब घटना इतनी अजीब थी कि उस समय डर भी नहीं लगा, क्योंकि विचार ही नहीं आ रहे थे, बस दिख रहा था और हम महसूस कर रहे थे। मैंने नीचे देखा तो वो जड़ें पकड़ करके किसी हीरो की तरह ऊपर चढ़ करके आ गया और वापस से ऊपर आ गया। और पीछे जो एक युवा छूट गया था, उसने एक और बाम्बू की लकड़ी रखी और वहाँ से चल करके आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद में तेज गड़गड़ाहट हुई आकाश के अंदर में। वो तेज गड़गड़ाहट के देख करके वो जो युवा था, वो जो गाइड था, दोनों ही चौंक गए, क्योंकि आकाश साफ था। जब ये आकाश गरजने लगे तो उनको लगा कि कुछ अनिष्ट हुआ है, यहाँ से इनको लेके जाना चाहिए। दैविक शक्तियाँ नहीं चाहती कि हम यहाँ आए, और वो हमें आग्रह करने लगे कि पुनः जाइए यहाँ से वापस। और मैंने कहा कि ठीक है, हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। हम जो ये गुरु हैं उनके शिष्य के शिष्य हैं हम, तो एक प्रार्थना करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप करिए और हम जल्दी से चलिए, कभी भी तूफान आ सकता है। क्योंकि पिछली बार भी माओवादी यहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहे थे, ऐसे में तूफान आया और उनको भागना पड़ा, लेकिन हमारा गांव बर्बाद हो गया। तो हमने एक कैंडल जलाई, स्वामी जी का सूक्ष्म शरीर का फोटो रखा। वो फोटो रखने मात्र से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जो बीज शिव बाबा ने आज से 35 साल पहले बोया था, आज देखो कितना बड़ा वृक्ष हो चुका है, जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में फैली हुई है। और आज उसी बीज का जो शाखाएं हैं वो जैसे यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, और जैसे स्वामी जी की मुलाकात वापस से शिव बाबा के साथ हो रही है, ऐसा महसूस हुआ। और इसके बाद में और भी अनोखी घटनाएं हुई। जो घटनाओं के विषय में अनुभूति बताऊंगा तो काफ़ी समय चला जाएगा, तो उसके लिए कभी किसी दिन पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो हम देंगे। अभी हम जो 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी उसी हिसाब से हम बता पाएंगे शिव की ये यात्रा। आप इस यात्रा को अच्छे से देखें और इसका आनंद लें। आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम जो है पूरा का पूरा काठमांडू से शिबू तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसका पूरा रास्ता दिखाएंगे, ताकि आपको कहीं पे भी असुविधा ना हो। पर मैं ये ज़रूर आप सभी को वार्न करना चाहूँगा कि अभी ना जाएं। और एटलीस्ट ये समझ में आया कि इतने मुश्किल हालात में ध्यान करना सीखा है स्वामी जी ने, और अपने को बहुत आसानी से मिला है। हम तो सोच भी उतना, हमको इतना भी कष्ट नहीं उठा सकता है। अंदर जो गुरु शक्ति है ना, ये उसी का है। इस साइड बर्फ क्यों नहीं जमा? इस साइड बर्फ था नहीं था, इसी साइड बर्फ क्यों है? वही है। ये साइड बर्फ नहीं है, एक ही साइड बर्फ है। अगर बर्फ होता तो दोनों साइड होता। अभी हम लोग जाते समय ये सब साफ कर देंगे, नीचे डाल देंगे। बच्चा के ठुला हो? ठुला हो नि, उहाँभन्दा 5 वर्षको जेठो भन्छ। एक आदमी से मिलने जाना है अभी। चलो चलो। अभी क्या बोला उतना तो अभी पता। शिवू में जाना है, उनको भी बोला है, उनको भी पता नहीं है पर में। सुना था है, सुना है, देखा नहीं है। उससे बड़ा है, 5 साल बड़ा, उनसे मिलने के जाना है। अभी कितना जो समझा उतना तो समझा कि क्या ऊपर का। अभी समझाए, कोई बोलता है उधर जलाया है, अंत्येष्टि में गांव के लोग भी गया था, गया था, ऐसा बोला है। पर अब हम जो बताया ना उनसे मिलने के जाना है। अच्छा। और वो हाँ तुलसीराम जी जी
गुफा के बारे में अभी उन लोग ने तो कुछ नहीं बताया। आज से 3-4 साल पहला उसका वो गुफा में खिड़की था, बाहर कौन आया कौन गया वो देख सकता था। अभी तक खिड़की भी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। अभी 3 साल से गुफा खुद में छोटा खुद बंद हो रहा है, प्रकृति में समर गया है, ऐसा उन लोग को बोला। पहला ऐसा नहीं था, पहला अंदर घर जैसा था, उसमें जाके अंदर से खिड़की भी था, कौन आया कौन गया पूरा जान सकता था। अभी तो वो गुफा में पहले में 3-4 आदमी बैठ सकता था अंदर, अभी ऐसा भी नहीं है। हम जाके देख के आया। महिला हजुरले जान्दा गुफा खुल्लै थियो, भित्र जानु बस्नु हेलो डरे हुए हैं भन्नाले तपाईहरुलाई के थाहा छ? लेकिन ये यंगस्टर्स है ना, फिर भी कोही आएर गुफा के बारे में तो जान सकते हैं ना, गुफा में तो गए होंगे, अपन नहीं जाते कि एडवेंचर के लिए। भन्दा त गुफामा किन त्यहाँ जानु? के भएको थियो र? क्या हुआ? बीस वर्ष अगाडि जब ती मान्छे आए 32 साल थिए, त्यसपछि त्यस्तो हामी त एउटै उमेर हो, हामीलाई 20 वर्ष अगाडि त थाहा हुँदैन पनि भएन। तर हामीले खोज्न खोजेको के भने यहाँ पे ट्रांसलेट करो ना। दोस्रो बात हाम्रो गुरुको चाहिँ केही उस हो कि भनेर आज से 20 वर्ष पहला रुको मैं चाहूँ आज से 20 वर्ष पहला कोई युवा लोग आया था यहाँ से, शाम को वहीं रुका था, बाद में लाइट जलाया, धोनी सोनी लगा के बैठ गया। बाद में सुबह में वो लोग वापस गया। यहाँ बहुत विघ्न आया, बारिश आया, पैरो बहुत गया, पहाड़ गिरा, इसलिए उन लोग को डर है। हम भी उधर गया, हम भी उधर कुछ खराब कर देंगे तो यहाँ समाज के लिए कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए उन लोग का डर था। हम बोला हम ऐसा नहीं है, हमारा गुरु भूमि है, इसलिए हम आया। मीन्स कोई आया होगा पहला, तो उन लोग को मालूम ही नहीं था कि वो गुफा है, ऐसे अंदर बैठ गया होगा। मीन्स वो टाइम में माओइस्ट का भी टाइम था, माओवादी है ना, माओवादीहरू आउन नहीं सक्छ। संकटकाली संकटकाल का टाइम, 1-2 महिना भनेपछि पक्कै पनि आएर माओवादीहरू त जंगलमा लुक्यो नि त। होइन 58-52 सालबाट माओवादी बसेको हेर्नु, 52बाट अहिले 52 भनेपछि अहिले 73, 23-25 वर्ष भयो माओवादी जंगल बसेको। माओवादीहरू पनि जाओ मिलने का। चलो आपकी तो जरूरत पड़ेगी। आप यहीं है ना, मारे जाके।